रोज की तरह प्रोफेसर गौतम त्रिपाठी सुबह की सैर पर निकले ही थे कि उनकी दृष्टि सामने वाले मकान पर चली गई। अरे वाह, लगता है नए किराएदार आए हैं। चलो, सामने का सन्नाटा तो भंग हुआ। वो प्रसन्न हो उठे थे। उनके बंगले के ठीक सामने वाले 2 मंजिला मकान का ऊपरी फ्लोर महीनों से खाली पड़ा था। आज वहां चहल पहल देखकर उनका मन खिल उठा था। उस घर के मालिक वर्मा जी से उनकी अभिन्न मित्रता थी। उनकी असमय मृत्यु के बाद उनका बेटा यह घर बेचकर विदेश में शिफ्ट हो गया था। नीचे वाले फ्लोर पर नया मकान मालिक रहता था। शहर से लौटते समय उन्होंने देखा 2 छोटे बच्चे और एक 30-32 साल की स्त्री गेट पर खड़े होकर ट्रक से सामान उतरवा रहे थे। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, हेलो, मैं आपके सामने वाले घर में रहता हूँ। यदि किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो ज़रूर बताइएगा। वो स्त्री पलटी और उसकी आंखों में आश्चर्य का सागर उमड़ पड़ा। वो अपलक प्रोफेसर गौतम को देखती रही, स्तब्ध सी खड़ी रह गई थी। फिर संयत होकर बोली थी, जी ज़रूर। भीतर जाते हुए भी उसने बार बार मुड़कर उन्हें देखा था। उनकी समझ में नहीं आ रहा था ये कैसी प्रतिक्रिया थी। ऐसा क्या देख लिया उसने जो यूं स्तब्ध सी खड़ी रह गई थी। जो भी हो, होता है कभी कभी ऐसा, उन्होंने सोचा और घर चले आए। बड़े से बंगले में आजकल वो अकेले ही रहते थे। पत्नी बड़े बेटे के पास अमेरिका गई थी। उनके 2 बेटे थे, दोनों विदेश में रहते थे। खुश थे तो वे भी खुश थे। उन्हें ईश्वर से केवल एक ही शिकायत थी, पत्नी पुष्पा की अस्वस्थता। पुष्पा दमे की मरीज थी, फिर भी उसे अपनी परवाह थी ही कहाँ। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मेरे नहीं रहने पर आपकी देखभाल कौन करेगा। वो मानती ही नहीं थी, लेकिन इस बार किसी तरह अपनी कसम देकर बड़े बेटे के साथ इलाज के लिए अमेरिका भेजा था। सुबह शाम काम वाली बाई खाना बनाकर घर की साफ सफाई कर देती थी। दिन तो किसी तरह कट ही जाता था, पर शाम से वे यूं मायूस होकर बरामदे में बैठे रहते। रात तो टीवी देखकर कट ही जाती थी। सोचते रहते, जल्दी से पुष्पा स्वस्थ होकर लौट आए, फिर यानी एक साथ शाम गुजारेंगे। पुष्पा के हाथ की इलायची वाली चाय उनका आसानी थी, और क्या चाहिए था उन्हें। आज भी शाम को काम वाली बाई के जाने के बाद वो बरामदे में बैठे सड़क पर आते जाते लोगों को निर्विमष दृष्टि से देख रहे थे। सहसा दृष्टि सामने वाले घर पर चली गई। दोनों बच्चे धमाचौकड़ी मचा रहे थे और उनकी माँ, अरे वो तो उधर ही देख रही है। लो, अब खिड़की पर से हट गई है। फिर से छिपकर देखा, ऐसा क्या देखती है वो मुझ में। वो असहज से भीतर कमरे में चले आए, पर मन में उस स्त्री की आंखें कौंधती रहीं, आश्चर्य भरी स्तब्ध आंखें। दूसरी सुबह काम वाली ने बताया था उसका नाम पूर्वी है और वो अपने पति अजय और 2 बच्चे सुभी एवं अनमोल के साथ इस घर में किराए पर रहने आई है। अजय इंजीनियर है और पूर्वी टीचर। मैंने वहाँ भी काम पकड़ लिया है साहब। अच्छी औरत है। पूछ रही थी आपका नाम क्या है, घर में और कौन कौन है। अच्छा, तुमने क्या बताया। वही जो है बताया साहब, प्रोफेसर थे, अब रिटायर हो गए हैं। मैडम अमेरिका गई हैं। 2 बेटे हैं, बहुएं हैं, पोते पोतियां हैं और बस बस। वे हंस पड़े थे। बाई भी मुस्कुराकर अपने काम में लग गई थी। वे सोच में पड़ गए थे। 2 बच्चों की माँ शिक्षिका, माँ बुद्धिमान भी होगी। फिर इस तरह मुझे देखने का क्या अर्थ हो सकता है। वो भी छिपकर एकटक निहारना। 7 दिनों बाद उनकी पत्नी पुष्पा वापस आ रही थी। वे बेहद प्रसन्न थे। कौन कहता है उम्र हो जाने पर प्रेम की उमंग अटखेलियां नहीं करती। उनके अंतर मन में अपनी अर्धांगिनी की प्रतीक्षा बलवती हो रही थी। अनायास ही वो पुष्पा को याद कर मुस्कुरा उठे थे। जिस प्रणय बंधन में वो 35 वर्ष पहले बंधे थे, वो जीवन के झंझावतों में कभी भी ढीला नहीं पड़ा था। जहाँ वो कमजोर पड़े, वहाँ पुष्पा चट्टान की तरह अड़िग खड़ी रह गई थी। और जब भी पुष्पा कमजोर पड़ी थी, उनके मजबूत कंधे उसकी ताकत बन गए थे। साहब, मैं जा रही हूँ। खाना हॉट केस में रख दिया है, जल्दी खा लेना, बाई ने जाते जाते कहा। तो वो सोच से उबरे। अनायास ही दृष्टि सामने वाली खिड़की की तरफ उठ गई। लगा जैसे अभी तुरंत किसी ने वहां का पर्दा छोड़ा हो। आश्चर्य से भरी यूं खूबसूरत आंखें मानो पल भर में उनके चेहरे पर कुछ तलाशती पर्दों के पीछे हो गई थीं। फिर तो मॉर्निंग वॉक के समय, पूर्वी के स्कूल जाते समय या बच्चों के खेलते बोलते समय दोनों की दृष्टि अनायास मिल जाती और वो यूं मिश्रित भावनाओं का शिकार हो जाते। एक मन कहता होता है कि किसी किसी की गहरी दृष्टि से देखने की आदत होती है, उसे भी होगी, लेकिन तुरंत दूसरा विचार उठता है, नहीं, कोई बात जरूर है, पर क्या। एक सुबह शहर से लौटते समय पूर्वी सामने खड़ी हो गई थी। प्रणाम।
उसने कहा तो उन्होंने भी हाथ जोड़ दिए थे। आप फिलॉसफी के प्रोफेसर हैं ना? मैं संस्कृत पढ़ाती हूँ। आपकी पत्नी कब आ रही हैं? उसने पूछा तो वो बोले, इसी हफ्ते। आप उनसे मिलकर खुश होगी ज़रूर। वो मुस्कुराकर गहरी संदिग्ध दृष्टि उन पर डालती चली गई थी। दोपहर में पूर्वी ने बाई के हाथों खाना भिजवा दिया था। वो फिर सोच में पड़ गए थे। एक हफ्ते की छोटी सी मुलाकात से कोई इतना करीब तो नहीं आ जाता कि साधिकार खाना भेजने लगे। वैसे है क्या क्या? उन्होंने तुरंत टिफिन खोल दिया। बेसन की कढ़ी, भरवा भिंडी, परवल की सूखी सब्जी, सत्तू के पराठे, चना दाल, मूंगफली, दही व नारियल की मिक्स चटनी और गुलाब जामुन। वाह! उन्होंने प्रेम से खाना खाकर टिफिन भिजवा दिया था। न जाने क्यों बरसों बाद उन्हें अपनी माँ का स्मरण भी आया था। पुष्पा जिस दिन आने वाली थी वो बेहद खुश थे, पर मन एक नई उड़ान पर था। कितनी सुंदर है पूर्वी, देखो तो देखते रह जाओ। पर वो मुझ में ऐसा क्या पाती है जो मंत्रमुग्ध सी देखती रह जाती है? कितना स्नेह भरा अपनापन कौंता रहता है उसकी आंखों में। क्या ये कोई पुरानी छात्रा है या फिर किसी ऐसे परिवार से जुड़ी है जो हमारे परिवार के करीब हो? नहीं, ऐसा होता तो स्पष्ट कहती। फिर उनके मन में क्या चल रहा है? ना चाहते हुए भी उन्होंने बाल कलर किए, सुंदर सा सिल्क का कुर्ता पैजामा निकाल कर पहना और हाथ की छड़ी कमरे के एक कोने में टिकाकर सुबह की सैर पर चल पड़े। प्रणाम प्रोफेसर साहब। इतनी सुबह नहा धोकर सैर पर निकले हैं? पूर्वी का पति अजय घर के गेट पर खड़ा था। उसने पूछ लिया। हाँ, मैं तो पूजा पाठ करके सैर पर जाता हूँ। वो हंस पड़े थे। पूर्वी आपके बारे में बात करती रहती है। किसी चीज़ की दिक्कत हो तो बताइएगा ज़रूर। आंटी अभी बाहर है ना? अजय ने कहा तो वो फिर सोच में पड़ गए थे। अजय सामान्य नए नक्श का युवक था। शायद पूर्वी मेरे शानदार व्यक्तित्व की कायल हो गई है, वो सोच रहे थे। उन्हें सदा से अपने सुंदर व्यक्तित्व के लिए प्रशंसा मिलती रही थी। अजय ने कहा। वो फिर सोच में पड़ गए थे। अजय सामान्य नए नक्श का युवक था। शायद पूर्वी मेरे शानदार व्यक्तित्व की कायल हो गई है, वो सोच रहे थे। उन्हें सदा से अपने सुंदर व्यक्तित्व के लिए प्रशंसा मिलती रही है। बिल्कुल फिल्मी हीरो जैसे लगते हैं आप। ये वाक्य वो सैकड़ों बार सुन चुके हैं। पूर्वी की सन्निग्ध दृष्टि और मुस्कान जैसे उनकी आत्मा पर छा गई थी। पुष्पा के आने तक पूर्वी रोज कुछ न कुछ बनाकर भेजती रहती थी। एक शाम अनमोल को भेजकर उसने उन्हें घर भी बुलवाया था। मनुहार पूर्वक पूछा था, आपको खाने में क्या क्या पसंद है? मुझे बताइए, आपको खिलाकर मुझे बहुत खुशी होगी। मैं खाने के मामले में बहुत लाची हूँ, मुझे सब कुछ पसंद है। वे जोर से हंस पड़े थे। हाँ, मैं जानती थी। वो भी मुस्कुरा पड़ी थी। खाना खाते समय वो हर डिश की तारीफ करते जा रहे थे और पूर्वी की आंखें गीली होती जा रही थीं। वो कई बार आंसू छिपा कर पोंछ रही थी। घर लौटते समय वे सोच रहे थे, मुझ में ऐसा क्या है जो कभी उसे हतप्रत करता है, कभी आनंदित तो कभी रुला देता है। दूसरे दिन पुष्पा के आने पर पूर्वी पहली बार उनके घर आई थी। कुछ ही क्षणों में दोनों घुल मिलकर बातें कर रही थीं। तुम्हारे मायके में कौन कौन है? पुष्पा के पूछने पर उसने बताया, मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती संतान हूँ। मेरे जन्म के 2 महीने बाद ही मेरी माँ। ओह, पुष्पा ने सहानुभूतिपूर्वक कहा। तो पूर्वी बोल पड़ी, पापा ने माँ पिता बनकर पाला है मुझे। पिछले साल एक कार एक्सीडेंट में वो अनायास पिलक पड़ी थी। अरे रो मत बेटी, ईश्वर की मर्जी के आगे किसकी चली है? पुष्पा ने उसे गले से लगाते हुए कहा तो वह उनसे लिपट कर बोली, पता है आंटी, बचपन में पापा जब भी कहीं जाने लगते तो मैं रो पड़ती। कई बार मुझे बुखार हो जाता, तब वो कहते कि मैं कहीं भी जाता हूँ तो बस तुझ पर ही मेरा ध्यान लगा रहता है बिटिया। अरे मैं तो 7 समंदर पार से भी तेरे पास लौट आऊंगा। उन्होंने मुझे इतना स्नेह, इतना अपनापन दिया है कि आज भी वो प्रतिक्षण मेरी आत्मा में जीवंत है। बचपन में वे एक गाना बार बार गुनगुनाती रहती, 7 समंदर पार से, कुड़ियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे मत लाना, पापा जल्दी आ जाना। उफ, उनका इस तरह अचानक चले जाना मुझे कई खंडों में तोड़ता है आंटी। पूर्वी के जाने के बाद पुष्पा ने प्रोफेसर गौतम से कहा, कितनी संस्कारी लड़की है। पिता के दिए संस्कार बार बार झलक उठते हैं। इसे देखकर बार बार एहसास हुआ, काश हमारी भी एक बेटी होती। बेटियां जीवन का अनमोल धन होती हैं। हाँ प्रोफेसर साहब, गहन चिंतन में थे। उन्हें कई प्रश्नों के उत्तर की तलाश थी। आखिर क्यों और क्या ढूंढती है पूर्वी की आंखें उनमें? आज भी जाते जाते उसने कितनी स्नेह भरी दृष्टि से उन्हें देखा था। एक हफ्ते के बाद एक सुबह पूर्वी उनके घर आकर
शाम को आने का निमंत्रण दे गई। आप सबको आना होगा, आज पापा की बरसी है। शाम को पूर्वी के घर में प्रवेश करते ही वहां उपस्थिति सगे संबंधियों की आंखों में भी वही भाव आया जो पूर्वी की आंखों में कौंता था। आश्चर्य मिश्रित पूर्वी की तरह वे भी स्तब्ध से खड़े रह गए। बड़े से हॉल में लोग बैठे थे, पूजा चल रही थी, मंत्रोच्चार हो रहा था और सामने बड़ी सी मेज पर फ्रेम जड़ी और फूलों की माला से सज्जित जो तस्वीर रखी थी उसे देखकर उन्हें सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए थे। पुष्पा आश्चर्य से बोल पड़ी थी, पूर्वी के पिता तो आइए ना। अजय ने आदर से उन्हें बिठाया और पूर्वी को बुलाने भीतर चला गया। प्रोफेसर गौतम सोच रहे थे, ओह, इसीलिए पूर्वी मुझे देखकर और मैं, पता नहीं पुरुष की सोच इतनी एकांकी क्यों होती है। कहाँ ये लड़की पिता तुल्य समझ रही थी, कहाँ मैं। हे भगवान, अजीब सी मना स्थिति में खड़े वो शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। आ गए आप? पूर्वी ने पहली बार उनके पांव छूकर कहा तो पुष्पा खुशी से बोली, तुम्हारे पिता तो? हाँ, मैं कई बार इन्हें बताना चाहती थी कि आप मेरे स्वर्गीय पिता की प्रतिमूर्ति हैं, पर संकोच के कारण बता नहीं पाई। न जाने आप क्या समझ लें। और मैं, वो रो पड़ी थी। रो मत बेटी, पुष्पा ने आगे बढ़कर उसे बाहों में भर लिया था। पूर्वी के मन का गुबार आंसुओं के साथ बहा जा रहा था। बचपन में एक दिन भी पापा के बिना नहीं रह पाती थी। उनके जाने के बाद रोज उन्हें ही दोष देती थी। कहते थे, 7 समंदर पार से भी लौट आऊंगा जब भी पुकारोगी। तो क्यों नहीं लौटते पापा? क्यों झूठ बोलते रहे अपनी बेटी से? यथार्थ यही था कि वो 7 समंदर पार क्या, इस दुनिया के भी पार चले गए हैं। पर मेरी आत्मा इस सत्य को स्वीकार ही नहीं करती थी कि मुझे छोड़कर जा सकते हैं। फिर इस घर में आई तो इन्हें देखकर विश्वास हो गया कि पापा वापस लौट आए हैं। वो हिचकियों के साथ रो रही थी। अरे बिटिया, तू तो भाग्यशाली है, तुझे तो पापा के साथ माँ भी मिल गई, पुष्पा ने कहा। तो पूर्वी मुस्कुरा कर बोली, चलिए खाना लग गया है। प्रोफेसर गौतम त्रिपाठी भाव विहल से खड़े थे। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख धन्यवाद। इस उम्र में तूने जीवन का सबसे प्यारा रिश्ता देकर सबसे बड़ी कमी को पूरा कर दिया। चलिए ना अंकल, पूर्वी ने मनुहार पूर्वक कहा तो वो बोले, मैं एक शर्त पर खाना खाऊंगा। शर्त? सब चौंक पड़े थे। हाँ, अभी से पूर्वी मुझे पापा कहेगी, अंकल नहीं। वो मुस्कुराकर बोल पड़े थे, पापा? पूर्वी का आह्लाद से भरा स्वर फूट पड़ा। हाँ मेरी बिटिया। उन्होंने भाव विभोर होकर उसके सिर पर हाथ रख दिया था। अरे, तब तो आप हमारे नाना जी हो गए ना? अनमोल चहक उठा था। हाँ, ये नाना और मैं नानी माँ। पुष्पा ने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया था। पूर्वी के अधरों पर तृप्ति की असीम मुस्कान कौंध रही थी। नए मधुर रिश्तों में बंधकर जिंदगी खिलखिला सी उठी थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।